बीजेपी सरकार 11 वर्षों तक जाति जनगणना का विरोध करती रही और अचानक कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे। इसके पीछे भाजपा का उद्देश्य यह है कि 2024 के इलेक्शन में जो भाजपा को जबरदस्त पराजय हुई, 400 का नारा दिया और बहुमत के आंकड़े से भी बहुत पीछे चली गई, यानी 240 पे आकर भाजपा लटक गई। इसका भाजपा को जबरदस्त सदमा रहा। उधर विपक्ष ने यानी खास तौर से राहुल गांधी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन और जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर ओबीसी, एससी, दलित और अति पिछड़े को लेकर, अल्पसंख्यकों को लेकर एक प्लेटफार्म पे लाने का काम किया, तो भाजपा के समझ में आ गया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी ओबीसी, अति पिछड़ा, दलितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाति जनगणना को लाकर वो ये संदेश देना चाहती है बीजेपी कि हम तुम्हारी हिस्सेदारी और भागीदारी के पक्ष में हैं। मोदी सरकार ने जाति जनगणना को लाकर सबसे बड़ा काम तो ये किया कि विपक्ष के हाथ में जो जबरदस्त हथियार था, जो एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा था, उसको कहीं ना कहीं धराशायी करने का काम किया। यानी विपक्ष जनगणना के नाम पर जो एक राजनीति कर रहा था, जो इस मुद्दे को उठाकर गर्म कर रहा था और तमाम जितने भी ओबीसी, एससी, अति पिछड़ा वर्ग को एक प्लेटफार्म पे लाने का काम किया और कामयाब भी हुआ 2024 में, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे विपक्ष जाता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें बिहार की, जहां इसी साल इलेक्शन होना है, तो बिहार के जाति समीकरण कुछ इस प्रकार है कि ओबीसी और ईबीसी, यानी ओबीसी और ईबीसी प्लस यादव लगभग 50% हैं। लेकिन ये सब 50% जो है आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी यादव के साथ में खड़ा है। इसके अंदर जो आरजेडी के साथ में खड़ा है, लेकिन कुर्नी, कौरी और निषाद तेली जो नॉन ओबीसी वोट है, वो किसी तरह से बीजेपी अपने पाले में लाने में किसी हद तक कामयाब हो चुकी है। बिहार के अंदर एससी समाज जो है, यानी दलित वोट जो है, वो लगभग 15% है और ये 15% रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, उसके माध्यम से ये बीजेपी को वोट पहुंच रहा है। लेकिन ये वोट जब खिसकने लगा, जब माननीय राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो इलेक्शन महाराष्ट्र का हो रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हो, और चाहे वो यूपी का इलेक्शन हो, और चाहे वो दिल्ली का इलेक्शन हो, जब वो जाति जनगणना के नाम पर और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर और संविधान को बचाने के नाम पर जब उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, तो उनके साथ में ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, दलित समाज आकर जुड़ना शुरू हो गया। इस बात को भाजपा पूरी तरह से समझ गई कि हमारे जो सपोर्टर हैं, यानी चिराग पासवान, उनके पास में दलित वोट है और वो दलित वोट किसी दर्जे जो है वो महागठबंधन के साथ में जाना शुरू हो गया, जिसका नतीजा 2024 में पूरी तरह से देखा गया कि 2024 के इलेक्शन में ये तमाम वोटर, जो भाजपा का वोटर था, वो खिसक कर आरजेडी के साथ में चला गया। अब बीजेपी का जो फोकस है वो नॉन यादव वोटर्स पर है, यानी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और अपर कास्ट है। अपर कास्ट जो है, इनका एक ऐसा मजबूत वोटर है, यानी बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है। बिहार में अगर जाति समीकरण के कुछ इस प्रकार है, समझने की कोशिश करें तो ओबीसी, ईबीसी 63% है, ओबीसी, ईबीसी 63% है और ये तमाम वोटर आरजेडी के साथ में खड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन एससी वोट जो है वो 20% है और ये 20% वोटर चिराग पासवान के साथ में दिखाई देता है। और ये वोटर वो है जो दलित है, लेकिन चिराग पासवान की वजह से ये वोटर भाजपा को यानी एनडीए में पहुंच रहा है।
इसमें भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बड़ी पैनी नज़र है कि वो इस वोटर्स के अंदर सेंधमारी करना चाहते हैं, और किसी हद तक तेजस्वी यादव इसमें कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब से वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है तेजस्वी ने अपनी राजनीति को जबरदस्त तेज कर दिया है। तेजस्वी यादव की नज़र उन सब वोटरों पर है जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, अति पिछड़ा हैं, अल्पसंख्यक हैं, एससी वोटर हैं, उनके ऊपर तेजस्वी यादव की बहुत ज़बरदस्त पैनी नज़र है, चाहे वो वोटर चिराग पासवान के हों या वो वोटर नीतीश कुमार के हों। अगर हम बात करें अपर कास्ट की यानी बनिया वर्ग स्वर्ण जाति के लोगों की, तो इनकी परसेंटेज बिहार के अंदर केवल 15% है। यानी देखा जाए तो हकीकत में बीजेपी के पास में बिहार के अंदर केवल 15% वोटर ऐसा है जो उनका अपना वोटर है। बाकी बीजेपी के पास में बिहार के अंदर कोई अपना वोटर नहीं है। दूसरी बैसाखियों पर ही ये चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं, जैसा कि नीतीश कुमार के ऊपर और चिराग पासवान के ऊपर इन लोगों का पूरा चुनावी गेम चल रहा है। अगर हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज का 17.7% वोट बिहार में है, और ये 17.7 वोट जो है वो लगभग अधिक से अधिक वोट आरजेडी के साथ में खड़ा हुआ है। अगर कोई थोड़ा 1 या 2% वोटर अगर ओवैसी की पार्टी को जाता है, तो वो इस साल उम्मीद ये की जा रही है मुसलमानों का वोट जो ओवैसी को गया था, ये वोट बैंक भी अब परिवर्तित हो रहा है, यानी आरजेडी की तरफ जा रहा है। और महागठबंधन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि हमारा सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव होगा, और तेजस्वी यादव ही के नाम पर यह इलेक्शन पूरा लड़ा जाएगा। भले ही तमाम पार्टियां इसको सपोर्ट करेंगी, और महागठबंधन अपने सीएम के चेहरा तेजस्वी यादव की घोषणा कर चुका है। उधर कांग्रेस ने अपना पूरा राजनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी है बिहार के अंदर, और माननीय श्री राहुल गांधी जी बार बार दौरा बिहार का कर रहे हैं। अभी हाल में ही मधुबनी के अंदर एक चुनावी रैली हुई, हालांकि वो चुनावी रैली नहीं थी, लेकिन उसको चुनावी रैली का रूप दे दिया गया, जिसमें माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हुए, और वो ऐसे मौके पर उपस्थित हुए जब देश के अंदर बहुत बड़ी, यानी 24 तारीख को वो मधुबनी में पहुंचते हैं और 22 तारीख को कश्मीर की दर्दनाक घटना होती है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उन्होंने समझा कि नाजुक जो है वो बिहार का इलेक्शन है, नाजुक ये मामला नहीं है, और वो बिहार पहुंच जाते हैं, सीधा सऊदी अरब से बिहार जाते हैं, और 24 तारीख को मधुबनी के अंदर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए वो अपनी एक बिसात बिछाते हैं। मंच पर बैठे हुए नीतीश कुमार से बतियाते हैं और हंसते हैं, जिसको पूरा हिंदुस्तान ने देखा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार से किस तरह से बतिया रहे हैं, और किस तरह से खुश हो रहे हैं, और किस तरह से उनके साथ में रंगबलिया खेल रहे हैं। इस बात को लेकर पूरे देश के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की फजीहत हुई। हालांकि उन्होंने वहां से ऐलान किया, उन्होंने जिक्र किया कश्मीर की उस वारदात का जो पहलगाम में हुई, लेकिन लोगों ने जो वो नज़ारा उससे पहले का देखा, उसको वो लोग भूल नहीं पा रहे हैं। इसी रैली के अंदर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर होने वाले चुनाव का बिगुल बजाया, और यहीं से इन्होंने एक बुनियाद रख दी और अपने समीकरण को बिछा दिया। यानी चुनावी बिसात को बिछाने के लिए ही मधुबनी का एक ये ज़बरदस्त रैली हुई, और इसके अंदर इस रैली की जिम्मेदारी लल्लन सिंह पर थोपी गई। लल्लन सिंह इनके एक ऐसे सांसद हैं जो हैं तो जेडीयू के, लेकिन काम वो इस वक्त बीजेपी
और आरएसएस का कर रहे हैं, नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। इसी किरदार की वजह से उनसे बेहद खुश हैं अमित शाह जी भी और नरेंद्र मोदी जी भी। चुनाव के परिणाम आने के बाद में कहा गया कि अगर एनडीए का बहुमत आता है और एनडीए वहां पर सरकार बनाने की कंडीशन में पहुंचती है तो उससे पहले तमाम नेताओं का एक चुनाव होगा और उसके अंदर एक नेता चुना जाएगा। वही नेता एनडीए का सीएम का चेहरा बनेगा। इस बात से पता चल गया कि बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। वो नीतीश कुमार को तो बिहार का सीएम बनाना चाहती ही नहीं है। देखा जाए तो जनता दल यू का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, बल्कि आने वाले समय में ये आशंकाएं हैं लोगों की कि जनता दल यू समाप्त हो जाएगी या जनता दल यू का बीजेपी में विलय हो जाएगा और भी ये जनता दल नाम की कोई चीज बिहार के अंदर नहीं रहेगी। इस बात को आरजेडी भी बहुत अच्छी तरह समझ रहा है कि जनता दल का जो है एक तरह से जनता दल यू का एक तरह से भाजपा सरकार ने किडनैप कर लिया है। अब वो इस किडनैपिंग से जनता दल यू बाहर निकलने वाली नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी चुनावी सरगर्मियां तेज कर दी है और जनता दल आरजेडी जी समझ गई है कि ये मौका ऐसा है, ये लोहा इतना गर्म है कि इस वक्त अगर हम चोट मारने से चूक गए तो फिर दोबारा हमको ऐसा मौका हासिल नहीं होगा जिसमें पूर्व 17.7 ऐसा वोटर जो एक मुश्त होकर आरजेडी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है और प्लस इनके पास में यादव वोटर है और प्लस इनके पास में दलित वोटर है, प्लस इनके साथ पास में पिछड़ा वोटर है। जो ये वोटर तमाम मिलकर लगभग 60-63% वोटर आरजेडी की तरफ नजर आ रहा है कि ये आरजेडी के पाले में है। इसी तरह से मालूम चल रहा है कि आने वाली सरकार जो है वो आरजेडी की बनने जा रही है और तेजस्वी यादव बिहार के एक युवा सीएम बनने जा रहे हैं। यानी बिहार को एक नौजवान युवा नेता के रूप में एक सीएम जनता को मिलने जा रहा है। और दूसरी मुख्य बात आपको एक और बतलाता चलूं कि बिहार के नौजवानों की पहली पसंद, अगर उनसे बिहार के नौजवानों से पहली पसंद पूछा जाए कि आप सीएम किसको देखना चाहते हैं, तो बिहार के नौजवानों का कहना यह है कि हम सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव के सिवा किसी को देखना ही नहीं चाहते। तो ये भी एक खुली किताब है कि तेजस्वी यादव की इस वक्त हवा है और इसके साथ में महागठबंधन का साथ है, जिससे पता चलता है कि बिहार के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन होने जा रहा है, एक राजनीतिक संग्राम होने जा रहा है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त हर पार्टी अपना समीकरण बिठा रही है। ख़ास तौर से बीजेपी पूरी ज़ोर शोर से इस इलेक्शन के अंदर ताकत के साथ में इस इलेक्शन को लड़ना चाहती है और तमाम जितनी भी आरएसएस है, बीजेपी है, बीजेपी के तमाम सहयोगी दल हैं, वो अपनी तरीके से चुनावी बिसात बिहार में बिछानी शुरू कर दी है, चाहे वो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो और या अन्य छोटे छोटे दल हो। ये तमाम लोग जो है बिहार की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और बिहार को किसी न किसी तरीके से ये एनडीए की सरकार बनाने के पक्षधर हैं। लेकिन कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को सियासत उनको घुट्टी में मिली है, विरासत में मिली है और वो एक छोटी उम्र होने के बावजूद भी अपनी बात को इस तरह से जनता के सामने रखते हैं कि जनता उनकी बातों को बड़ी खामोशी से सुनती है और उन पर विश्वास भी करती है। तेजस्वी यादव ही है बिहार के अंदर जो एक आवाज़ जो है पूरी आवाज़ के साथ में, पूरी ताकत के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को ललकारते हैं, बीजेपी को ललकारने का क्षमता और ताकत रखते हैं। बाकी बिहार के अंदर कोई ऐसा सक्षम नेता नहीं दिखाई देता जो आंखों में आंखें डालकर मौजूदा सरकार से सवाल करता हो और उनकी करनी को उनके सामने दिखलाता हो। उधर एनडीए इतना मजबूर और कमज़ोर दिखाई देता है
कि वो तमाम सरकारी मशीनरी का साथ लेकर और माननीय श्री नीतीश कुमार के कार्यों को साथ लेकर तमाम लोगों के पास में गांव दर गांव, दरवाजे डोर टू डोर जा रहा है और नीतीश कुमार के कार्यों को गिनवा रहा है। नीतीश कुमार का आज भी उस टूटी हुई बैसाखी का बीजेपी को जबरदस्त जरूरत है और बीजेपी आज भी नीतीश कुमार का दामन पकड़कर इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी और पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लोगों को शेयर करें, अपने विचार कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।